बैंक बंद होते ही आदित्य अपनी कार से घर की तरफ आ रहा था। घर की 23 किमी की दूरी भी दिल्ली के भारी ट्रैफिक के कारण 100 किमी से कम नहीं लग रही थी। गाड़ियों की लंबी कतार के बीच आदित्य की कार रेंगते हुई सी चल रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी साइड के गाड़ियों की तेज रोशनी बहुत परेशान कर रही थी। जैसे ही आदित्य ने दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश किया, सारा ट्रैफिक लगभग खत्म हो चला था। सड़क लगभग सुनसान ही थी। आदित्य गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश में था। सहसा रास्ते के किनारे पड़ी हुई एक लड़की देखकर वो ठिठक जाता है। उसने तुरंत कार के ब्रेक लगाकर पार्किंग लाइट ऑन की और लड़की के पास जाता है। लड़की को सिर पर गंभीर चोट आई थी, इसलिए वो अचेत हो गई थी। हालांकि वो सड़क खाली ही रहती थी, फिर भी उसे पिछले 2 से 3 घंटे से किसी ने ना देखा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अभी भी जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, मात्र गाड़ी का कांच नीचे करके एक पल के लिए उनकी तरफ देखकर आगे बढ़ जा रहे थे। ये इस महान घर की महान निष्ठुरता को दर्शाती कड़वी सच्चाई थी। आदित्य ने अपनी मर्यादा में रहकर उस लड़की के मोबाइल फोन या पर्स आदि की तलाशी लेनी चाहिए, ताकि उस लड़की के परिजनों को सूचित कर सकें। परंतु शायद उसे अचेत देखकर कोई चोर उसका मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो चुका था। परेशान होकर आदित्य ने 108 नंबर पर फोन करने की कोशिश की, परंतु हर वक्त फोन एक रिंग के बाद ही कट रहा था। लड़की की हालत गंभीर होती जा रही थी, इसलिए आदित्य ने उसे उठाकर अपनी कार की पिछली सीट पर लेटाया और तेजी से नजदीकी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया। अस्पताल वालों ने ही पुलिस को फोन करके इस दुर्घटना की सूचना दी। ड्यूटी डॉक्टर ने लड़की का मुआयना करने के बाद आदित्य के एक फॉर्म में दस्तखत करने और तुरंत ही 10,000 रुपये जमा करने को कहा, क्योंकि वो लड़की अचेत थी और उसका कोई परिचित भी नहीं था। इसलिए आदित्य ने मान्यता के नाते उस फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। अपने कार्ड से 10,000 रुपये का पेमेंट भी कर दिया था। उसने सोचा कि जैसे ही उस लड़की को होश आएगा, उसके किसी परिचित का नंबर लेकर उनके सुपुर्द कर देगा और अपने दिए पैसे लेकर वापस चला जाएगा। उस लड़की की अचेत अवस्था के कारण डॉक्टर ने इलाज से पहले एक्सरे और एमआरआई आदि की जांच कराने को कहा और फिर उस लड़की का प्रारंभिक उपचार शुरू कर दिया। चोट गंभीर लग रही थी, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसे आईसीयू में रखा था। आदित्य सारी रात बेचैनी से उस अस्पताल के गलियारों में टहलता रहा, मानो उसका कोई करीबी ही अस्पताल में भर्ती हो। सुबह होने को आई थी, इसलिए आदित्य ड्यूटी डॉक्टर को अपना नंबर देकर बोला कि इस लड़की को मैंने एडमिट कराया है। इसके परिवार से कोई नहीं है यहाँ, इसलिए मैं अपना नंबर छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही इस लड़की को होश आए या कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। आदित्य अपने घर आकर फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गया। आदित्य अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा व संस्कार दिए थे आदित्य को। वह एक नामी बैंक में ब्रांच मैनेजर पोस्ट पर कार्यरत था। माता पिता की बहुत इच्छा थी कि किसी अच्छी सुयोग्य कन्या से शादी करवाकर आदित्य की गृहस्थी बसा दें, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। 2 वर्ष पूर्व ही एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसी अस्पताल में आदित्य के माता पिता चल बसे थे। उनके जाने के बाद आदित्य की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो एकदम टूट सा गया था। दूर के रिश्तेदारों ने कभी कभार उसको 1-2 रिश्ते सुझाए भी, परंतु आदित्य अभी तक उस सदमे से उभरकर शादी करने के मूड में नहीं था। अब इस लड़की के हादसे ने उसे फिर उन्हीं पुरानी यादों में ला दिया था। वही अस्पताल के चक्कर, वही एमआरआई, सिटी स्कैन, दवाइयों की ममारी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी के चक्कर, अंत में पहले पिताजी का और दूसरे ही दिन माँ का दम तोड़ना। आदित्य के सामने सारा घटनाक्रम फिल्म की तरह घूम रहा था। ये सब सोचते आदित्य कब अपने बैंक में पहुंच गया, उसे पता ही ना चला। ऑफिस के कामों में उलझने के बाद आदित्य उस लड़की के बारे में भूल ही चुका था कि तभी शाम 4:30 के करीब
उसे हॉस्पिटल से फोन आया कि लड़की को होश आ गया है, आप आकर डॉक्टर से बात कर लीजिए। आदित्य इस खबर से ऐसे खुश हुआ जैसे कि ये उसके किसी रिश्तेदार की खैरियत की खबर हो। आदित्य बार बार घड़ी देख रहा था कि कब 6 बजे और कब वो अस्पताल के लिए निकले। अमूमन आदित्य शाम 6 बजे बैंक बंद होने के टाइम के 1 घंटे बाद तक स्टाफ के साथ काम में लगा रहता था। महीने की क्लोजिंग के समय तो रात के 10 भी बज जाते थे। पर आज जैसे ही 6 बजे आदित्य ने अपने असिस्टेंट मैनेजर अनुराग से कहा कि वह किसी जरूरी काम से जा रहा है, काम खत्म होते ही ऑफिस क्लोज करवा देना। आदित्य उसी रेंगते ट्रैफिक में अपनी अधिकतम संभव रफ्तार से अस्पताल की ओर जा रहा था, परंतु उसके विचारों की रफ्तार उससे भी अधिक तेज थी। कौन होगी वह लड़की? क्या हुआ था उसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ? उसके कोई रिश्तेदार हैं या वह भी मेरी तरह अकेली है? कहीं शादीशुदा तो नहीं है? अनेकों सवाल आदित्य के दिमाग में तैर रहे थे। विचारों की उधेड़बन के बीच आदित्य अस्पताल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उस लड़की की डिटेल्स लेकर तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ा। अब तक उस लड़की को आईसीयू से निकालकर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। आदित्य ने उस प्राइवेट रूम के दरवाजे के शीशे से ही उस लड़की की तरफ देखा। वह लड़की अस्पताल की नीली ड्रेस में भी किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं दिख रही थी। गहरी काली आंखें, मोम सा सफेद रंग, तराशी हुई सी शारीरिक संरचना। आदित्य ने शायद इससे खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। जैसे ही आदित्य उस रूम के अंदर पहुंचा, वहां खड़ी नर्स ने उस लड़की को आदित्य का परिचय देते हुए कहा, यही वो सज्जन है जिन्होंने आपको यहाँ पर एडमिट कराया और आपका इलाज करवाया है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा, वो लड़की अचानक आदित्य को देखकर बोली, विशाल, कहाँ चले गए थे तुम? अपनी मधु को छोड़कर वादा करो कि अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, कहकर फिर से बेहोश हो गई। नर्स तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने उस लड़की को कुछ इंजेक्शन आदि दिए और आदित्य से बोले, इट्स टिपिकल केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसे ठीक होने में बहुत वक्त लग सकता है। तब तक जो भी ये कहे हमें वही मानकर चलना होगा, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। आदित्य ने डॉक्टर से कहा कि वह मुझे किसी विशाल नाम से बुला रही थी और खुद को मधु। शायद विशाल इसका प्रेमी या पति होगा। ऐसे में मेरी तो परेशानी बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा, फिर तो ज्यादा अच्छा है, तुम उसके प्रेमी और हमदर्द बनकर उससे उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। ये हमारे इलाज के लिए बहुत मददगार होगा। आदित्य ने कहा, पर ऐसा करना उसके लिए धोखा नहीं होगा क्या? कोई कानूनी अड़चन आ गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया। ऐसे मानसिक रोगियों के इलाज में कई बार एक ही आदमी को बहुत से किरदार अदा करने पड़ जाते हैं। तुम्हें तो सिर्फ एक ही करना है और कोई कानूनी समस्या नहीं होगी। मैं खुद इस मामले में गवाही दे सकता हूँ। और कल हम यहाँ के थाना प्रभारी से भी बात करके उसे विश्वास में ले लेंगे। मरता क्या ना करता। आदित्य उस मधु के बेहतर इलाज की खातिर विशाल का किरदार अदा करने को राजी हो गया। लगभग 3 घंटे बाद जब उस लड़की यानी मधु को होश आया, उसके होश में आते ही नर्स आदित्य को बुला लाई। आदित्य मधु के पास स्टूल पर बैठ गया। मधु, जो कि आदित्य के आने से पहले बेचैनी से यहाँ वहाँ देख रही थी, उसके आते ही निश्चिंत हो जाती है और उसका का हाथ अपने हाथ में पकड़कर गहरी नींद में सो जाती है। आदित्य के लिए तो ये स्पर्श सिरहन पैदा करने वाला था। पहली बार किसी गैर लड़की ने उसका हाथ इस तरह से पकड़ा था। मधु की गहरी नींद में सोने के बावजूद भी चेहरे पर मीठी सी मुस्कान दिख रही थी। शायद वह कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। इस बीच उसे नींद में सोता देखकर आदित्य ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो लगा कि मधु की नींद खुल रही है, इसलिए उसने यथास्थिति बरकरार रखी। तड़के सुबह तक आदित्य भी गहरी नींद में स्टूल पर बैठे बैठे ही मधु के पलंग से सिर टिका कर सो रहा था। मधु के प्यार से आदित्य के सिर पर हाथ फेरने से उसकी नींद खुली। उसके जागते ही मधु ने कहा, विशाल, हम घर कब जाएंगे?
उसने कहा, एक बार डॉक्टर परमिशन दे दे तो हम घर चले जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारे इस एक्सीडेंट के बारे में इंस्पेक्टर साहब बयान लेना चाहते हैं। उन्हें कब बुला लूं? मधु ने कहा, कभी भी बुला लो, तुम बस मेरे साथ रहो। आदित्य ने मधु से कहा, मैं घर जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, फिर डॉक्टर और इंस्पेक्टर साहब से बात करके आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। मधु को आश्वस्त करके आदित्य घर आकर फ्रेश होता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर मधु के बारे में सब बताता है और इंस्पेक्टर से बयान लेने की बात याद दिलाता है। डॉक्टर उस इंस्पेक्टर से बात करके कंफर्म करता है कि सुबह 9:00 बजे ही बयान देकर आप अपने ऑफिस निकल जाना। विशाल यानी आदित्य 8:45 को ही अस्पताल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर और इंस्पेक्टर आपस में मधु के केस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। आदित्य को देखते ही डॉक्टर उसे इंस्पेक्टर से परिचय कराते हैं। इंस्पेक्टर भी उसे कहता है कि यदि आपके थोड़ा ड्रामा करने से कोई बच सकता है तो फिर हर्ज ही क्या है। बस जो भी करे कानूनी मर्यादाओं में ही रहकर करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब उसका बयान ले लेते हैं। डॉक्टर, इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी और आदित्य यानी विशाल उस प्राइवेट रूम में जाते हैं। उस वक्त मधु सो रही थी, इसलिए वह महिला पुलिसकर्मी पहले अंदर आकर मधु को उठाती है और बयान देने के लिए कहती है। तो मधु कहती है कि पहले उसके पति विशाल को आने दीजिए, फिर मैं बयान दूंगी। इंस्पेक्टर, आदित्य और डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर और आदित्य दोनों ही मधु को बयान देने को कहते हैं। पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसी ने जानबूझकर टक्कर मारी क्या? पूरी घटना का विवरण विस्तार से दीजिए। मधु ने कहा, 2 दिन पहले मैं अपने पति विशाल से किसी बात से नाराज होकर घर से निकलकर जा रही थी। तभी एक जगह पर तेजी से आती कार ने मुझे टक्कर मार दी, जिससे मैम बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं इस अस्पताल में थी। मेरा मोबाइल फोन, पर्स आदि शायद उसी घटनास्थल पर पड़े होंगे। इंस्पेक्टर सारा बयान नोट कर लेते हैं। इसके बाद वह मधु से उसके माता पिता और अन्य रिश्तेदारों के बारे में पूछते हैं। तो मधु कहती है कि ये सब आप विशाल से पूछ सकते हैं। वैसे भी इन सब सवालों का मेरे एक्सीडेंट से कोई संबंध भी नहीं है। इंस्पेक्टर डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर उसे शांत रहने का इशारा करता है और उसके साथ कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है कि अगर उसे कुछ भी याद नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते जवाब देने के लिए। मेरे हिसाब से आदित्य के साथ रहकर उसमें सुधार होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप उसका आगे का बयान उसके बाद में भी ले सकते हैं। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से कहा कि यदि उसमें सुधार नहीं आया तो डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, तो फिर आदित्य को ही विशाल बनाकर बिगाड़ देंगे। वैसे भी तो वह अपने माता पिता के जाने के बाद से ही अकेले डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर ठहाका लगाते हुए चला गया। इधर मधु ने विशाल से कहा, डॉक्टर साहब से पूछिए ना हम घर कब जा सकते हैं। तभी डॉक्टर वापस उस रूम तक आ जाते हैं और मधु से कहते हैं कि आज शाम को ही डिस्चार्ज कर दूंगा। बस तुम्हें जो दवाई लिखूंगा वो रोज समय पर लेते रहना। विशाल यानी आदित्य परेशान होकर डॉक्टर को देखता है। वो सोच रहा था कि इलाज के नाम पर डॉक्टर 10 से 15 दिन तो कम से कम एडमिट करके रखेगा, पर यह क्या, उसे आज ही अस्पताल से छुट्टी कर रहा है। फिर तो मधु की सारी जिम्मेदारी उसे ही उठानी पड़ेगी। वह मधु से ये कहकर कि शाम को ऑफिस से आकर उसे घर ले जाएगा, अपने बैंक की ओर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मधु की याददाश्त वापस आएगी तो वह और उसका पति विशाल मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या मैं उसे धोखा दे रहा हूँ? पर मैं अभी उसे सच बता भी नहीं सकता। डॉक्टर ने ही तो कहा है कि ऐसे में उसे जान का खतरा हो सकता है। ये सोचते आदित्य बैंक तक पहुंच गया। रोज की तरह ही आज भी बैंक में बहुत काम था, इसलिए आदित्य कुशलता से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए सभी काम करवा रहा था। विशेष ग्राहकों को अपने केबिन में बुलाकर चाय कॉफी की चुस्कियों के साथ उनकी समस्याओं का निवारण करने में आदित्य को महारत हासिल थी। उसका मानना था कि ग्राहक से रिलेशनशिप बनाएं तो उनका हमारे प्रति नजरिया सहयोगात्मक रहेगा।
अन्यथा वह बिना फायदे के तो आपका रिश्तेदार भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। कब शाम के 5:30 बज गए, आदित्य को पता ही ना चला। तभी उसके मोबाइल पर अस्पताल से फोन आया। फोन मधु का ही था। वो इतने अधिकार के साथ बोले जा रही थी कि आदित्य के आश्चर्य की सीमा ना रही। सुनो विशाल, डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। फार्मेसी और पैथोलॉजी का पेमेंट करने के बाद हम घर जा सकते हैं। तुम्हें अभी कितना वक्त है आने में? आदित्य को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह मधु से पहली बार फोन पर बात कर रहा है। उसने मधु को आश्वस्त किया कि 7:30 तक वो अस्पताल पहुंचकर उसे घर ले आएगा। आदित्य ने हड़बड़ाहट में सारे काम निपटाए और करीब 6:15 तक अपने असिस्टेंट मैनेजर को बाकी के काम की जिम्मेदारी देकर अस्पताल के लिए निकल गया। भारी ट्रैफिक से उलझते हुए आदित्य करीब 7:30 तक अस्पताल पहुंच ही गया था। अस्पताल के बकाया बिल का भुगतान कर डिस्चार्ज पेपर्स और प्रिस्क्रिप्शन लेकर आदित्य मधु के उस रूम में पहुंचा। वहां कुछ सफाई कर्मी और नर्स का स्टाफ इनाम की लालसा से आदित्य की तरफ देखे जा रहा था। आदित्य ने अपनी वॉलेट उन लोगों को थोड़ा बहुत रुपए इनाम दिए और मधु की ओर देखकर बोला, डिस्चार्ज की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई है। बस अब इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाओं को ले लूं, फिर हम घर चलते हैं। तभी वहां मौजूद नर्स ने कहा, सर मैडम के कपड़े दे दीजिए तो मैं चेंज करा दूं। आदित्य परेशान हो गया। ये बात तो उसके दिमाग में ही नहीं आई थी। तभी मधु ने कहा, विशाल सीधा ऑफिस से यहाँ आए हैं, इसलिए मेरे कपड़े नहीं ला सके। आप मेरे वही कपड़े पहना दो जो मैं पहन कर आई थी। जब तक नर्स मधु को उसके वो रक्त रंजित कपड़े पहनाती, आदित्य फार्मेसी में जाकर डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ और उनका बचा पेमेंट कराया। मधु को उन रक्त रंजित कपड़ों में देखकर आदित्य को अच्छा नहीं लग रहा था। आदित्य मधु के साथ घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक गारमेंट स्टोर देखकर उसने कार रोकी और मधु से कहा कि अपन यहाँ से आपके लिए कपड़े ले लेते हैं। इन कपड़ों में घर पहुंचोगी तो कॉलोनी के लोग क्या सोचेंगे? इसलिए आप अंदर जाकर कपड़े को पसंद कर लीजिए। मैं काउंटर पर आकर उनका पेमेंट कर दूंगा। मधु ने कहा, विशाल तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, इन खून से सने कपड़ों में मैं वहां कैसे जाऊंगी? तुम ही जाकर अपनी पसंद के कपड़े ले आओ। मजबूरन आदित्य उस गारमेंट स्टोर में जाकर मधु के लिए कपड़े लेने गया। जिंदगी में पहली बार उसे लेडीज कपड़े खरीद रहा था, इसलिए वो बहुत ही असहज था। वह ये भी जानता था कि घर पर तो मधु के लिए कोई कपड़े होंगे नहीं, इसलिए उसके लिए जो भी लेना हो अभी ही लेना पड़ेगा। उस गारमेंट स्टोर्स में पहुंचते ही सेल्स गर्ल ने सवालों की झड़ी लगा दी। सर मैडम के लिए कैसे कपड़े चाहिए? इंडियन या वेस्टर्न? कौन सा कलर? वगैरह। आदित्य ने सेल्स गर्ल से मदद करने का आग्रह किया। उसने कहा कि मैडम का अभी एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकते। आप प्लीज मेरे साथ आकर कार में उनसे मिल लें और उनके लिए कपड़े सेलेक्ट करने में मेरी मदद करें। मुझे उनके लिए सभी कपड़े लेने हैं। वो सेल्स गर्ल अपने शॉप ओनर की अनुमति लेकर आदित्य के साथ पार्किंग में पहुंची। उस सेल्स गर्ल ने अपनी अनुभवी आंखों से मधु का निरीक्षण किया और उसे कहा कि सर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये पूछने भेजा है कि आपको किस टाइप के कपड़े पसंद है। मधु से सलाह लेकर वो सेल्स गर्ल और आदित्य गारमेंट स्टोर्स पहुंचे। उसने सभी कपड़े 5 से 6 जोड़ी में लेकर आदित्य को दे दिए। उन कपड़ों के भारी भरकम बिल का भुगतान आदित्य करके मधु के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। घर आने के पहले आदित्य अपनी हमेशा की दुकान से ब्रेड और अंडे लिए, फिर आगे घर की ओर बढ़ा। वह जानता था कि अभी घर में खाने को कुछ भी नहीं होगा, कम से कम ब्रेड ऑमलेट खाकर रात का गुजारा तो हो जाएगा। अपनी कॉलोनी में पहुंचने के बाद आदित्य ने उन कपड़ों के कुछ पैकेट्स मधु को इस तरह से थमाए जिससे उनकी आड़ में मधु के कपड़ों का खून ना दिखे, और बाकी के सामान की सहायता से मधु को छुपाने की कोशिश करते हुए लिफ्ट से अपने फ्लैट तक ले गया। दिल्ली की उस पॉश कॉलोनी में आदित्य का 3 BHK का अत्याधुनिक फ्लैट था। अपनी बैग से चाबी निकालकर आदित्य ने मधु को आदर से अंदर आने को कहा।
वह मधु के मनोभावों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मधु को कहा कि इन पैकेट्स में तुम्हारे सारे कपड़े हैं, तुम बाथरूम में जाकर नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी दूसरे वॉशरूम में फ्रेश होकर चाय बनाता हूँ। आदित्य ने मधु के चेहरे से महसूस किया कि वह भी उसके घर का जायजा ले रही है। यदि वह उसकी पत्नी है तो उसे घर के सारे कमरों के बारे में पता होना चाहिए था। घर में उसके कपड़े और बाकी वस्तुएं भी होना चाहिए थी। परंतु मधु ने इस तरह का कोई प्रश्न किया ही नहीं। आदित्य के बताए बाथरूम में गीजर चालू करके नहाने चली गई। तब तक आदित्य भी दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर चाय और नाश्ता बनाने में जुट गया। मधु नहाने के बाद आदित्य के पीछे किचन में आ गई। खुले हुए गीले बालों में बहुत ही सुंदर लग रही थी मधु। आदित्य अपलक उसे देखता ही रह गया। तभी मधु ने आदित्य से कहा, विशाल, मेरे क्रीम और हेयर ब्रश इत्यादि कहाँ रखे हैं? आदित्य मधु की आवाज सुनकर चकित हो गया, जैसे वह किसी सपने से जागा हो। उसने मधु को आश्वस्त किया कि मैं कल सुबह सब कुछ ले आऊंगा। मधु ने कहा, ठीक है, अब तुम ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी लगाओ, तब तक मैं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। आदित्य असहज सा ड्राइंग रूम में आकर टीवी देखने लग। 10 मिनट में मधु चाय और नमकीन की ट्रे लाकर उसके बगल में सटकर सोफे में बैठ गई। आदित्य को तो लगा कि वो सचमुच ही शादीशुदा है और मधु उसकी पत्नी। तभी उसे अपनी मर्यादा का ध्यान आया। वह टीवी का रिमोट उठाने के बहाने उठता है और फिर मधु से थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। मधु के हाथों की चाय पीकर वो फिर सपनों में खो चला था। काश मधु की कभी याददाश्त वापस ही ना आए, तो वह उसे अपनी पत्नी के रूप में अपने साथ हमेशा के लिए रख सकता है। तभी दूसरे पल उसे ध्यान आया कि अपने स्वार्थवश ये सब क्या सोचने लग गया। यदि मधु की याददाश्त चली गई है तो उसे उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, और उसका पति विशाल कितनी बेकरारी से इसे ढूंढ रहा होगा। आदित्य ने मधु से कहा, मधु, डिनर में ब्रेड ऑमलेट बनाकर लाता हूँ। अभी तुम्हारी तबीयत खराब है और सिर का जख्म पूरी तरह से भरा नहीं है, इसलिए तुम कुछ काम मत करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मधु आदित्य की तरफ मौन देखती रही। आदित्य ने मधु के लिए एक बेडरूम की साफ सफाई कर उसे व्यवस्थित किया। अभी तक अकेले ही रहने के कारण आदित्य ने कभी इतनी बारीकी से अपने कमरे को भी व्यवस्थित नहीं किया होगा जितना वह अभी कर रहा था। वह कमरा व्यवस्थित करके आदित्य किचन में जाकर ब्रेड ऑमलेट बनाने लगा। मना करने पर भी मधु किचन में आ गई और किचन के सामान का निरीक्षण करने लगी। आदित्य से कागज पेन लेकर वह जरूरी किराने के सामान की लिस्ट बनाने में जुट गई। आदित्य बैचलर ही रहता था, इसलिए घर में अधिकांश जरूरी सामान का अभाव था। मधु ने बहुत बारीकी से सभी सामान जैसे जरूरी सामानों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर विशाल को दे दी। विशाल ने इतना सारा सामान पहले कभी नहीं मंगवाया था, इसलिए वो घबराकर बोला, इतना सारा सामान? इससे अच्छा है कि हम रेस्टोरेंट में जाकर खाकर आए, या बोलो तो टिफिन लगा लेते हैं। परंतु मधु के जोर देने पर उसने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से सभी सामानों का लिस्ट के अनुसार ऑर्डर कर दिया। करीब 8,000 रुपये से ज्यादा का सामान था। पर क्या करें, मधु को वह मना भी नहीं कर सकता था। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। करीब 00 का अस्पताल का खर्च, एक 600 के कपड़े और अब 80 के किराने का सामान बहुत महंगी पड़ रही थी। उसे ये दरिया दिली, परंतु फिर भी मधु का घर में सुखद साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मधु अभी टीवी देखने में व्यस्त थी तो आदित्य अपना लैपटॉप खोलकर कुछ कार्य निपटाने लगा। हालांकि वह और मधु कोई बात नहीं कर रहे थे, फिर भी उसकी मौजूदगी से आदित्य का अकेलापन दूर हो रहा था। वरना माँ और पिताजी के जाने के बाद से तो उसे इस घर की सूनी दीवारों के साथ रहने की आदत हो गई थी। एक आध घंटे बाद जब आदित्य फ्री हुआ तो उसने मधु से कहा कि जब तक तुम्हारा जख्म नहीं भर जाता तुम उस बेडरूम में सोना, मैं बगल के बेडरूम में सोऊंगा। कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे उठा देना। मधु ने एक फीकी मुस्कान के साथ आदित्य की तरफ देखा, मानो उसे उसका इस तरह अलग सोना रास ना आया हो। दोस्तों,
क्या मधु की याददाश्त सच में गई है या फिर आदित्य के घर में रहने की उसकी कोई साजिश है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।